हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट माइंड हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने देखिए यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ का मिला है। यजुर्वेद में यज्ञ, कोई भी यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ, कर्मकांडों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? वो मिलता है यजुर्वेद में मिलता है। तो देखिए य से यजुर्वेद और य से यज्ञ होता है, तो इससे हम पकड़ लेंगे कि कोई भी यज्ञ की जो उल्लेख मिला है, साक्ष्य मिला है, वो कहाँ से मिला है? यजुर्वेद से मिला है। संगीत का जनक सामवेद, और जो भी यज्ञ, कर्मकांड, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इत्यादि की जानकारी कहाँ से मिलता है? वो है यजुर्वेद। क्लियर? अब इसमें देखते हैं हाथी पालने का भी जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से। देखिए हाथी पालने का उल्लेख हाथी पालने का उल्लेख मिलता है, कहां से मिलता है? यजुर्वेद से मिलता है। तो यज्ञ हुआ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, कोई भी कर्मकांड का उल्लेख, हाथी पालने का उल्लेख कहां से हमें मिलता है? वो मिलता है यजुर्वेद से हमें मिलता है। ये तीसरा वेद है। हमने ऋग्वेद के बारे में बात किया, सामवेद के बारे में बात की, और उसके बाद यजुर्वेद के बारे में हमने बात की। अब चौथा जो वेद है वो देखते हैं अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये चौथा वेद है। ठीक, तो हम जानते हैं कि ये जो अथर्ववेद से हमें क्या क्या चीज उल्लेख मिलता है और प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। देखिए अथर्ववेद से जो जानकारी मिलती है, जो भी जादू हुआ, तंत्र हुआ, या किसी प्रकार का टोटका हुआ, या वशीकरण, औषधि, विज्ञान इत्यादि का जो स्रोत मिलता है, साक्ष्य मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? तो वो अथर्ववेद से मिलता है। आपको प्रश्न पूछे, देखिए पहला जादू टोना किस टोटका, औषधि, इत्यादि, विज्ञान, वशीकरण, इत्यादि का उल्लेख हमें मिलता है अथर्ववेद से मिलता है। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि जादू टोना का उल्लेख किस वेद से संबंधित है, या किस वेद में क्या है उल्लेख किया गया है? वो है अथर्ववेद। पूछ देगा कि औषधि का उल्लेख किस वेद से संबंधित है? वो है अथर्ववेद। विज्ञान का संबंध किस वेद से है? वो है अथर्ववेद है। तो आप समझ गए होंगे। तो हम एक कंसाइज वेद में हम वेद को हम क्या करते हैं? समझते हैं। तो देखें यहाँ पर अगर वेद को अगर हम बांट देते हैं तो 4 प्रकार के हैं। देखिए याद करने का कैसे याद हो जाएगा। पहला जो वेद है वो क्या है? ऋग्वेद है। दूसरा जो वेद है वो है क्या है? सामवेद है। तीसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद है, और चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद है। देखिए याद रखिए कि पहला वेद तो क्या है? सबसे पहला वेद। तो सबसे प्राचीन कौन हो जाएगा? ये। और सबसे अंत वाला कौन हो जाएगा? ये पहले है तो सबसे प्राचीन, ये बाद में है तो सबसे बाद में हो गया, सबसे बाद का वाला वेद। इसमें देखिए हमने जाना इसमें कि इंद्र का उल्लेख सबसे अधिक बार है, गंगा यमुना का 1 बार, सिंधु का सर्वाधिक बार, सबसे प्रिय जो देवता है वह इंद्र है। उसके बाद सामवेद देखिए, दंती स से सामवेद, तो दंती स से क्या होता है? संगीत। यजुर्वेद, य से यजुर्वेद, तो य से क्या होता है? किसी प्रकार का यज्ञ। देखिए यज्ञ, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ, कर्मकांड इत्यादि। और हाथी पालने का उल्लेख कहाँ है? यजुर्वेद से है। और जो भी जो बच गया जानते हैं कि तंत्र मंत्र, वंशीकरण, औषधि, विज्ञान जो भी है वो क्या है? अथर्ववेद से है। तो आपको वेद से संबंध आ गया कि वेद 4 है और 4 वेद है, और ये वेद ऐसे है और इससे प्रश्न ऐसे बनते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम ऐसा न हो जिससे वेद से संबंधित प्रश्न न पूछा हो गया हो। इस प्रकार कंसाइज में आप क्या करिए? नोट्स को बना लीजिए, आपको देखते ही याद हो जाएगा और एग्जाम में थोड़ा भी नहीं छूटेगा। क्लियर? और तथा साथ भी आप तो लिंक है जो वहां से आप टेलीग्राम से क्या करें? नोट्स को ले लीजिए। क्लियर? तो लेकिन क्लास को आप अंत तक देखिए। आप
नोट बाद में कर सकते हैं या पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन क्लास को अंत तक देखिए, समझे और समझ में आ जाए तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दे। क्लियर? तो हमने वेद को आज जान लिया और वेद से प्रश्न भी आते हैं, आप देखिएगा एग्जामों में। अब वेद के बारे में हमने जाना, अब दूसरा जो स्रोत मिलता है वो देखते हैं। देखिए दूसरा के बारे में बात करते हैं तो इससे क्वेश्चन बड़ा आता है महाकाव्य। देखिए महाकाव्य, तो महाकाव्य जो है दो तरह से है। देखिए एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। कितने हैं महाकाव्य? एक है महाभारत, एक है रामायण। आप जानते होंगे, नहीं तो देख लीजिए कि महाकाव्य कितने हैं, महाभारत और रामायण है। क्लियर? महाभारत का जो पुराना नाम क्या है, जय संहिता है, और ये सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत है। क्लियर? तो देखिए महाभारत है, तो महाभारत देखिए इसका जो पुराना नाम है, इससे पूछने का क्वेश्चन, इसका पुराना नाम क्या है, पुराना जो नाम है वो है जय संहिता। ठीक, पुराना नाम क्या है, जय संहिता, और सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो वो है महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य। अब आते हैं रामायण के बारे में बात करते हैं, तो क्या है रामायण के बारे में आप भली बात जानते होंगे। देखिए कि जो महाभारत को सबसे बड़ा पुराना नाम क्या है, जय संहिता। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, और इसमें आप जानते होंगे कि पांडव कृष्ण की जो दुर्दशा की नीति, राजनीति, हर बारे में इनको दिया गया है। इसमें आपको स्रोत मिलता है, जानकारी मिलता है रामायण से। रामायण में जानते पुरुषोत्तम राम की जानकारी मिलती है, और अन्य जानकारियां भी हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि हमें जानकारियां मिलती है। तो इससे प्रश्न आता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता। ठीक, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो महाभारत है। क्लियर बात समझ गए आप? महाभारत के रचयिता क्लियर? अब तीसरा जो चीज है वो देखिए, एक जो है, एक नोट में आप ध्यान दीजिएगा, नोट में कि अगर आप कोई भी कोर्ट देखते होंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, तो वहां पर एक वर्ड लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य विचलित हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। तो ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते होता है कि सदा सत्य की विजय हो। सत्य पराजित हो सत्य विचलित हो सकती है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकती। तो सत्य का है सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जय हो। तो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसकी तुलना टूटी हुई नाव से किया जाता है। क्लियर बात समझ गए कि सदा सत्य की विजय हो, और कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसकी तुलना टूटी हुई नाव से किया गया है। 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, यहाँ से किससे तुलना किया गया है, तो टूटी हुई नाव से क्या किया गया, इसकी तुलना किया गया है। तो इससे हम समझ गए। तो देखिए ये है। तीसरा में आते हैं वो है उपनिषद। उपनिषद से भी हमें इनकी साक्ष्य जानकारी हमें मिलती है। तो देखिए उपनिषद में 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक है प्रारंभिक उपनिषद, प्रारंभिक उपनिषद कितनी संख्या से 13 थे, और कुल उपनिषद कितना है, 108 है। कितना है, 108 है। क्लियर? तो प्रारंभिक उपनिषद की 13 और कुल उपनिषदों की संख्या कितने, 108 है। और भारतीय जो जितना जो दार्शनिक विचारों का जनक
पिता कहिए या स्रोत कहिए या साक्ष्य कहिए वो कहाँ है? उपनिषद में। एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, आप नोट याद कर लीजिए कि जितना भी भारत का जो इंडियन जो भी फिलोसफी जो लिखी गई उसका जो जननी अगर पिता कहे तो उपनिषद। हम जानते हैं कि प्राचीनों काल में से जो अभी आज कुछ समय के बाद से जो इतनी बड़ी सामाजिक असमानता हुई, इतनी बड़ी असमानता जो हो गई, इतनी बड़ी जो शोषण जो हुआ, उनके आधार पर हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक युग में आए। उसके बाद जो भी ज्योतिराव फूले इत्यादि कई जो भारतीय चिंतकों ने जो भारतीय परंपराओं का जो कहाँ से शुरुआत किया, यहाँ से उपनिषद से उन्होंने भारतीय की जो असमानता आ गई थी उन्होंने फिर वहाँ से उसमें बदलाव, धर्म सुधार आंदोलन लाए, सामाजिक सुधार लाए। उस सब का जानकारी कहाँ से? यही उपनिषद से लिए गए हैं, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने जहाँ शिकागो में उन्होंने भाषण दी थी। तो वो सब की जो जानकारी स्रोत के भारतीय जो फिलोसफी का जो जानकारी है स्रोत है वो कहाँ से है? उपनिषद से। इसका पिता कहा गया है कि भारतीय दार्शनिक विचारों का स्रोत या पिता उपनिषद को कहा जाता है। ठीक, तो भारतीय दार्शनिक विचारों का जो स्रोत पिता किसको कहा गया है? उपनिषद को कहा गया है। तो उपनिषद याद रखिए कि प्रारंभिक उपनिषद की संख्या 13 है, कुल उपनिषद संख्या 108 है और भारतीय दार्शनिक विचारों का जो पिता स्रोत या जनक कहा गया है, किसको कहा गया है? उपनिषद को कहा गया है। और इससे भी हमें वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है और जो भी आधुनिक चिंतक जो भी समाज सुधारक है उन पर इसका जो प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से थी। देखिए अब चौथा जो आते हैं वो देखिए, चौथा जो हो गया वो देखिए, चौथा जो अरण्यक है इससे भी कोई खास क्वेश्चन इसे नहीं आता है। ये भी एक प्रकार के साहित्य है, इससे भी हमें जानकारी मिलते हैं। क्लियर? अरण्यक इसलिए कहा गया कि जो वनों में रचना हुई इसलिए कहा है, इसको अरण्यक कहा जाता है। चौथा जो पांचवा जो आते हैं वो देखिए वेदांग। वेदांग भी है, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। कुल वेदांग कितना है? तो वेदांगों की संख्या याद रखिए कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। क्लियर? वेद 4, महाकाव्य 2, वेदांग 6। ठीक, तो ऐसा जानकारी यहाँ पर रखिए। और इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिला है? वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिला है। और पुरातात्विक स्रोत में अपने कि चित्रित मृदभांड इत्यादि से हमें क्या मिली है? और कुछ अभिलेख भी है, जैसे बोजक कोई का अभिलेख, उससे हमें वैदिक सभ्यताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और अन्य चीज़ों से जानकारी मिलती है जिन पर वैदिक सभ्यता के बारे में हम कह सकते हैं। तो चलिए आज हमने स्रोतों के बारे में हम देखा। अब शुरू करेंगे कि आर्य लोग आए, उन्होंने वैदिक सभ्यता बसाई और वैदिक सभ्यता का अब उन्होंने कहाँ से आए, समझे कि मूल निवास के बारे में हमने जान लिया। वो आए, किस लिए आए, उन्होंने कैसे भारतीयों के साथ रहन सहन किया और कैसे वैदिक सभ्यता पनपी, पहले उनकी राजनीतिक अवस्था कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसे थे, अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी, व्यापार क्या कैसी थी, क्या उस समय चल रहा था लोगों में, तो क्या उस समय विकास हुआ, कितना विकास हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। अब इसको स्रोत के बारे में अब देखते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ। चलिए तो देखिए स्रोत हो गया। तो हमने वैदिक सभ्यता के स्रोत जानकारी के बारे में हमने जाना। तो देखिए पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, एक कंसाइज वे में समझ लेते हैं। हमने जाना था कि वैदिक सभ्यता 2 चरणों में चली, एक है ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। क्लियर? ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो आर्य वैदिक सभ्यता किसी वेद से संबंधित है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वैदिक सभ्यता को आर्य लोगों द्वारा बसाया गया क्या थी? सभ्यता थी, जिसे वैदिक सभ्यता कहते थे। ये आर्य कौन थे? तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। उन्होंने आए और यहाँ पर
वैदिक सभ्यता को बसाए, जिसे हम वैदिक सभ्यता क्या कहते हैं आर्यों का मतलब क्या होता है, आर्यों का मतलब श्रेष्ठ होते हैं। अब श्रेष्ठ क्यों कहा गया, वो अपने आप को श्रेष्ठ से कहते थे क्योंकि उन्हें संस्कृत भाषा की जानकारी थी, और संस्कृत भाषा क्या थी, देवताओं के मंत्रों देख रहे जितना भी देवता के जो मंत्र है क्या संस्कृत भाषाओं में है, तो वो अपने को श्रेष्ठ करते थे और भारतीयों के साथ आए उन्होंने क्या, और भारतीयों को क्या कहते थे, वो निम्न कहते थे, वो नीच कहा करते थे। उन्होंने आए और उन्होंने जब भारत में आए और इस तरह उन्होंने क्या किया, भारतीयों के साथ और उन्होंने आए और आज के साथ क्या जो पनपी सभ्यता उसको क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता के क्या कहा जाता, वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो हमने देखा कि वैसे आए और उन्होंने और आए तो सबसे पहले कहाँ आए तो देखते हैं। देखिए ये भारत है, एक मान लेते हैं कंसाइज बेस में भारत है। देखिए वो सर्वप्रथम आए तो जो पश्चिमी जो क्षेत्र होता है पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में वो बसे। क्लियर, इसको हटाए थे अभी तक। पंजाब और अफगानिस्तान में सर्वप्रथम जो आर्य लोग आए कहाँ बसे, पंजाब अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे। तो उन्होंने जहाँ बसे उनको सप्त संधव कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सप्त संधव। और सर्वप्रथम वो कहाँ बसे, तो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में वो सर्वप्रथम आज लोग बसे। क्लियर, समझ गए कि आर्य आए कहाँ से, वो समझ गए। उसमें विद्वानों का मत, लेकिन सर्वाधिक जो मत है मध्य एशिया से आए, कहाँ है, सर्वप्रथम यहाँ पर बसे। और इस प्रकार धीरे धीरे क्या हुआ, वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। और उन्होंने और किस रूप में आए थे, तो वो कोई अंग्रेजों की तरह नहीं आए थे, वो कबीले के रूप में आए थे। क्लियर, और अंग्रेजों जैसे व्यापार करने नहीं आए थे। तो ये चारागाह कह सकते हैं या कोई अन्य कारण रही होगी, इस पर भी विद्वानों का मत है। लेकिन सर्वाधिक जो मत कहा जाता है कि चारागाह की खोज में हुआ है और वो अपने आप को श्रेष्ठ, वो अपने आप को आर्य लोग कहते थे। तो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में सर्वप्रथम वो आए, जिसे सप्त संधव क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर, अब देखते हैं कि जो आर्य आए वो आए कबीले के रूप में। आर्य जो लोग थे वो किस रूप में आए थे, भारत कबीलों के रूप में वो आए थे, कबीलों के रूप में वो आए थे। और ये जो कबीलों के रूप में ये आए थे, क्लियर, तो यहाँ उसका कोई वास्तविक कोई राजा नहीं होता था, कोई मेन चीज नहीं होता था, यहाँ कबीलों के रूप में रहते थे। और इसमें से जो कुशल जो होता था, क्या होता था, जो कुशल जो होता था, बहादुर जो होता था, उनको चुन लिया था कि मेरा क्या है, सरदार है। ये जो होते थे ये अपने आप को एक सरदार चुन लेते थे कि तुम सरदार हो। क्लियर, और वो इसका क्या नियंत्रण करते थे। और यहाँ पर लोग बैठते थे, सभा हो गया, समिति हो गया, ऐसे लोग बैठते थे और उसको क्या बनाते थे, और उसको मेन बनाते थे। और उसको जो भी कार्य प्रणाली होती थी, खाने का या कहीं जाने का, कहीं युद्ध का, वो काम मिल बांट कर वो क्या करते थे, वो करते थे। क्लियर, कोई भी बात करना है, कोई भी चीज़ नया लाना है, तो सभा थी, समिति थी, वो काम करती थी। सभा हुआ, समिति हुआ, गण तो इत्यादि। एक कबीला में जो चुना जाता था, जो देखता था ये कोई कुशल है, कोई नम कुशल योद्धा है, कोई बहादुर है, उसको एक चुन लिया जाता था। और लोग जो भी काम करते थे मिलजुल कर करते थे। यहाँ पर राजा न कोई शक्तिशाली था, न कोई इसको कर देना था, तो कुछ नहीं। और ये जो मिलकर जो होते थे स्वेच्छा से कुछ चंद कुछ इसको क्या देते थे, इनाम देते थे, ताकि ये अपनी कार्य प्रणाली को संभाले रखे। क्लियर, जैसे आज देखते थे कि राजा को टैक्स देना है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि इसको स्वेच्छा रूप में एक बलि नाम का जो कर होता था, इसको क्या करता था, देता था। क्लियर, तो देखते हैं इसकी राजनीतिक स्थिति। तो कबीले के रूप में आए, सर्वप्रथम कहाँ, पंजाब और अफगानिस्तान ऐसे क्षेत्रों में बसे। सर्वप्रथम पंजाब में बसे वो कबीलों में एक सरदार को चुन लिया जाता था। और ऐसे धीरे धीरे करके हड़प्पा वैदिक सभ्यता पनपी, जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। क्लियर, तो अब इनके बारे में हम जानेंगे, इनके बारे में हम अब वैदिक सभ्यता के हम बारे में हम देखेंगे, उनके हर एस्पेक्ट को बारे में। पहले हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता आए, आर्य लोग आए, इन्होंने सभ्यता को विकसित की। तो उनकी राजनीतिक जीवन कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसी थी, सांस्कृतिक जीवन कैसी थी, और युद्ध हुआ वो कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, आखिर क्या क्या विकास हुआ। तो पहली जो स्थिति है वो हम देखते हैं। पहली जो स्थिति हम बात करते हैं वो है राजनीतिक जीवन के बारे में।
राजनीतिक जीवन के बारे में। सर्वप्रथम जो है वो हमने बताया कि सर्वप्रथम वो आए थे कबीले के रूप में आए थे। वो आए थे कैसे? कबीले के रूप में आए थे। सर्वप्रथम वो कहाँ बसे थे? वो कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे, जो सप्त सैंधव क्षेत्र क्या कहा जाता है, कबीले के रूप में आए थे। और कबीले का जो एक प्रमुख होता था, मान लेते एक कबीला है, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते थे, गण संघ जो होते थे, सभा समिति, उसमें एक जो चुना जाता था, एक जो चुना जाता था ये होता था, इसको हम कहते हैं राजन कहिए। एक कबीला का क्या होता था? प्रधान होता था, जो कहते हैं कि जो कुशल होता था, कुशल बहादुर चुन लिया जाता था। क्लियर? ये राजा होता था और इन सारी चीजों को क्या करता था? वो केंद्र करता था। और जो भी काम होता था, सभा समिति गण जो मिलकर क्या करते थे? कार्य प्रणाली को वो करते थे। क्लियर? अब इनको कार्य करना पर चलाने के लिए इसको भी कुछ चाहिए, तो इनको दिया जाता था क्या? एक बलि नाम का दिया जाता था कर। और ये कर देते थे क्या? स्वेच्छा से, स्वेच्छा रूप से देना है। आप ये सब दे या ना दे, लेकिन स्वेच्छा से इसको कुछ बलि नाम का क्या देता था? कर देता था। क्लियर? ये कोई बाध्यकारी नहीं थी कि इसमें से जो प्रमुख है उसको चुन लेना है। और ये ज्यादा अगर कुछ टेढ़ियाता था, इसको क्या होता है? इसको हटा भी दिया जाता है। इसकी कोई पावर नहीं थी, इसको बल ऐसे ही चुना था कुशल कि हमारे क्या एक सरदार है, तो हमारे क्या है एक सरदार है और सरदार गलत करेगा तो इसको हम हटा देंगे। क्लियर? नहीं, इसके लिए कोई अलग कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक सरदार माने जाते थे। बस कबीलों का नेता होते थे, लेकिन कुछ और नहीं थी, बस कबीलों का सरदार कहा जाता था और कुछ भी नहीं। क्लियर? तो होता बलि नाम का कर स्वेच्छा से इनको दिया जाता था। ये किंग होते थे जिनको कहा जाता था राजन। क्लियर? तो हमने देखा, और राजन जो होते थे कबीला के कुशल और बहादुर के आधार पर चुने जाते थे, वंशागुणत नहीं थे। बस कुछ क्षण दिनों के लिए थे, जब तक ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निभा रहे हैं। लेकिन इसका कोई अगर बेटा आ जाता है तो वो राजा नहीं बनता, बल्कि क्या होता था? ये बहादुर तब तक है तब तक कि अपने उसको क्या सच्चे रूप से चला रहा है। क्लियर? तो बलि नाम का कर देता था। और ये कबीला के रूप में जो सभा होती थी, और ये समिति गण संघ, इन सारी चीज मिलकर ये काम को चला रही थी। और यहाँ पर कोई भी मजबूत नहीं थी और आसान रूप से शासन को चला रही थी। और एक दूसरे से युद्ध भी करती थी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक काम ऐसे ही ये सब मिलकर काम करती थी। ये थी ठीक। हमने जाना कोई अस्थाई सेना नहीं था, किसी प्रकार का कोई अस्थाई सेना नहीं था। कहीं अगर युद्ध करने के लिए अगर जाना है तो ये सब जो सभा समिति गण संघ के लोग मिलकर खुद ही, और जो राजन खुद ही मिलकर क्या युद्ध करने जाते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं थी, मिलकर युद्ध करते थे। और जो कुछ मिलता था उनको मिल बांट कर क्या करते थे? खाते थे। बल्कि राजा कुछ ज़्यादा मिलता, क्योंकि वो सरदार है तो कुछ ज़्यादा थे कि मिलजुल कर युद्ध करना है, मिलजुल कर खाना है। कोई अस्थाई सेना नहीं थी, किसी प्रकार की कोई किलेबंदी नहीं, कोई किलेबंदी राजमहल ऐसा वैसा कुछ भी नहीं थी। नम समान लोग थे, नम कोई किलेबंदी नहीं थी, कोई अस्थाई कर नहीं था, किसी प्रकार का ना कोई अस्थाई कर है, नहीं किलेबंदी करना है, ना कोई अस्थाई सेना है, ना यह सब किसी प्रकार का चीज नहीं था। बल्कि हम कबीला के रूप से किसी पर युद्ध करना है, जो भी आए उसको मिल बांट कर क्या करना, खाना है। कोई अस्थाई भी कर भी नहीं था। और यहाँ पर कोई न्याय का भी जानकारी हमें नहीं मिलता है। न्याय का भी काम शायद इन सारी जो मिलकर जो होते थे लोग ही करते थे, इन सारी जो सभा समिति गण संघ के लोग ही करते। न्याय का भी हमें उतना कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिलता था। तो ऐसी राजनीतिक जीवन थी। क्लियर? तो यहाँ पर राजतंत्र या गणतंत्र ऐसा कोई नहीं था। बस कबीला एक सरदार के रूप में कबीलों के रूप में शासन होती थी। जो शासन प्रणाली क्या थी? ऐसी थी। गण संघ मिलकर काम करते थे, शासन चलाते थे। कहीं युद्ध भी करना जाना है तो सेना भी अस्थायी सेना नहीं थी, इन सारी मिलकर काम करते थे। जो मिला उसको मिल बांट कर क्या करते थे? बांटते थे। और राजा कुछ शायद ज़्यादा भी दिया जाता होगा। न्याय को नहीं थी, न्याय भी उतना जानकारी नहीं मिलता। अस्थायी कर, किलेबंदी, राजमहल ऐसा कुछ नहीं थी। घोड़े की प्रधानता थी, क्योंकि घोड़े से युद्ध होती थी, घोड़े से या पैदल घोड़े से क्या होती थी? युद्ध होती थी। तो ऐसी राजनीतिक जीवन उसकी स्थिति उस समय थी।
क्लियर। तो हमने राजनीतिक जीवन के बारे में हमने जाना। अब सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हम दूसरा लेक्चर में हम जानेंगे। तो पहला लेक्चर के बारे में इतना हो गया। ठीक, तो क्लास अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।